हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडी जे पे और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। भरपूर उम्मीद है मुझे इस बात की कि आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। नहीं हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने 15-16 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दी है बच्चों को और इस टाइम में मैंने हज़ारों बच्चों का डॉक्टर से आईआईटीज बनने का सपना पूरा करने में अपना योगदान दिया हुआ है। ये काम मैंने किया है कोटा और न्यू दिल्ली के कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करते हुए, की पोजीशंस पे काम करते हुए। और इस चलते मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है कि आप मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे और अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगे। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक दे रखा है linktr.ee/anuegupta या फिर ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप क्लिक करते के साथ ही आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं। ये जो जगह है ये कौन सी है, बेसिकली जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। हाँ, तो आप इस जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सब अपने आप में लिंक्स हैं, जैसे कि ये जो लिंक है ये इस चैनल का लिंक है। इसको जब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं सब कर लो। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो या मेरे से डायरेक्टली बात इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे डायरेक्ट लिंक्स हैं। साथ ही साथ ये है मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने इस चैनल के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी PDF वगैरह होती है मैं उस ग्रुप में डालता हूँ। साथ में DPP भी उसी ग्रुप में आती है डेली बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वैसे तो DPP विद सोल्यूशन आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि इस कोर्स के अंदर जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उस क्रैश कोर्स की अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आपको इस पहले लिंक से मिल जाती हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक पेज खुल जाता है, डेट वाइज कब कौन सी क्लासेस होने वाली हैं और उनके डायरेक्ट लिंक्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आपको यूट्यूब पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ भी आपको पढ़नी है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है, सीधे सामने वाले लिंक पर क्लिक करो और वो वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अंदर जो भी कुछ पढ़ाया गया है, उसके जो नोट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसके आगे PDF नोट्स का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करोगे तो वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। आप आराम से उसे पढ़ के और उसकी जो करस्पॉन्डिंग DPP है, उसके सोल्यूशंस हैं, वो सब आपके साथ एक साथ आपके पास आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास है बेसिकली एंगुलर SHM की क्लास। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जैसे हमने फेजर डायग्राम की बातचीत करी, फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड की बातचीत करी, अब आज हम एंगुलर SHM की बात कर रहे हैं। तो एंगुलर SHM के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। थोड़ा सा पहले पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ सवाल करते हैं और फिर मैं आपको DPP देता हूँ। तो शुरू कर लेते हैं हम इसी बात से और लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले तो भाई देखो, ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड अगर हम एंगुलर SHM की बात कर रहे हैं तो हमने ये वाली बात जानी थी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, ठीक है, अगर मैंने लिखा F = -kx तो ये हुआ SHM, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि लेट अस से एक मेरे पास ये एक स्प्रिंग है और एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा नीचे लटका हुआ है, मतलब कुछ मास मैंने टांग रखा है, इसमें बांध रखा है। अगर ये डब्बा है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा और फिर उसको छोड़ दिया तो ये जो मोशन कर रहा है ये SHM है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो कि मैं बजाय इसको ये ट्रांसलेटरी मोशन करने की बजाय अगर यहाँ पे ये एक एंगुलर मोशन कर रहा होता, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन की जगह अगर ये एक एंगुलर मोशन कर रहा होता तो क्या होता। एंगुलर मोशन का भी अपने पास जुगाड़ पूरा है, ठीक है। जस्ट गिव मी 15 सेकेंड्स, मैं ज़रा इसको बिल्कुल बढ़िया से बांध दूँ, नहीं तो मेरी पता चला सिंपल पेंडुलम दिखाते टाइम मेरा बॉब निकल के कहीं भाग के मेरे सामान पे गिर गया तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से ये बंधा रहेगा। तो अब अगर मैं मान लो इसको मैंने ऐसे टांगा, ठीक है, और सिंपल पेंडुलम का नाम आपने सुना ही होगा। कोनिकल पेंडुलम हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, अब आया सिंपल पेंडुलम। इसको अगर मैं यहाँ पे साइड में खींचता हूँ और फिर छोड़ता हूँ तो उस केस में ये जो मोशन हो रहा है ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये एक्चुअली एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एंगुलर SHM जिसे हम लोग कहते हैं। और ये पर्टिकुलर जो केस है इसे हम लोग सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सिंपल पेंडुलम ये तब कहलाएगा जब इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना एंगल जा रहा है वो एंगल अगर बहुत छोटा होता है तब एक्चुअली इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एक्चुअली एंगल बड़ा हो जाता है तो फिर ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। बड़े का मतलब क्या है, एंगल छोटा, एंगल बड़े का मतलब क्या है। NCERT के हिसाब से छोटा एंगल मतलब एनी एंगल विच इज लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। वैसे हम लोग इसको यूजुअली कैलकुलेशन में हम लोग ये कहते हैं कि थीटा छोटा मतलब साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को अगर हम थीटा लिख पाएँ या बेसिकली 10 डिग्री से छोटा एंगल,
ठीक है, पर चलो अगर एनसीईआरटी ने 30 से भी छोटा बोला हुआ है, 30 से छोटे को भी, 29 डिग्री को भी अगर वो छोटा ही मान रहा है, तो हम कौन होते हैं साहब कुछ कहने वाले। ठीक है, चलिए एनीवेज, आपको कभी एंगल नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे सवाल में सीधे लिखा होगा स्मॉल एंगल है या नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होती है। मैं थोड़े फॉर्मूले आपको याद दिला दूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू आती है, इनफैक्ट अगर मैं फोर्स और इसकी इन सब की बातें कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन ये आ गई, वेलोसिटी आती है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर मैं मान लो यहां पे बात करता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे एंगुलर एसएचएम की बात करनी है, तो ये तो हो गया लीनियर एसएचएम की बातचीत। ठीक है, यहीं पे हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो सारी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ काम नहीं आनी अपन उसके ऊपर ज़्यादा भागते नहीं। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर एसएचएम की। तो बेसिकली सब कुछ एनालॉगस है। यहाँ फोर्स है तो वहाँ टॉर्क होगी, यहाँ के सेम है, यहां x है तो वहां पे थीटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा किया, छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन है तो वहां अल्फा होगी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्लीज नोट दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, x नहीं आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया थीटा। फिर इसके बाद अगर मैंने कहा कि चलो वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी के टर्म्स में यहां पे आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा, वेयर थीटा नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कई लोगों के दिल में ख्याल आता है सर ओमेगा को तो ओमेगा से काट दो, ये क्यों लिखा है? मेरे भाई ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इतने सारी चीजें थी मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने सारे लेटर्स थे, ABCD कम पड़ गई थी, अल्फा बीटा कम पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने दोनों चीजें ओमेगा से लिख दी। ये ओमेगा जो है, ध्यान से सुनना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आएगी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगी जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं यहां पे पूछूं मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वो हो जाएगी ओमेगा इंटू, जब x को मैंने एम्पलीट्यूड के बराबर ही डाल दिया, तो ये a बड़ा ही लिख देता हूं यहां पर। जैसे ही मैंने इसको एम्पलीट्यूड के बराबर डाला तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा इंटू कैपिटल ए। सिमिलरली मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर यहां पे वेलोसिटी की बात हो रही है, या इनफैक्ट मैक्सिमम अल्फा की बात हो रही है, अल्फा मैक्स की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, या कैपिटल ए की जगह यहां पे आ जाएगा कैपिटल ये थीटा नॉट बेसिकली। ठीक है, और ऐसे ही मैक्सिमम ओमेगा या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी लटकते टाइम, झूलते टाइम, वो हो जाएगी ओमेगा इंटू थीटा नॉट, वेयर दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बात जो यहां पे समझने की है वो ये है कि ओमेगा जो है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, वो किसी भी एसएचएम में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि ये वो रेट है जिस रेट से, याद करो, शक्तिमान घूम रहा था, ये वो रेट है जिससे शक्तिमान घूम रहा था। और यहां पर जो ओमेगा आ रही है इनफैक्ट, और ये वाली जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वो जो रस्सी है, वो रस्सी जो घूम रही है, रस्सी के घूमने की जो रेट है ये वो है, ये यहां पर 0 हो गई। फिर यहाँ बीच जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो ओमेगा मैक्सिमम होगी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा तो फिर ओमेगा 0 हो जाएगी, और इस तरीके से काम चलेगा। तो ये ओमेगा जो है ये वेरी कर रही है, और ये वाली जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी लगातार वेरी करती रहती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मीन पोजीशन पे है। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। आई होप ये वाली सारी बातें आपके समझ में आ रही है बच्चों। चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो चीज है वो यहां पर आता है, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है फिजिकल पेंडुलम। क्या होता है फिजिकल पेंडुलम? फिजिकल पेंडुलम का मतलब हो गया बेसिकली कोई भी चीज लो टांग दो। ठीक है, कोई भी रैंडम सी चीज ली, उसको कहीं भी उसके अंदर एक छेद किया और उस छेद से उसको लटका दिया। ठीक है, लेट अस से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं है, और सेंटर ऑफ मास से लेके छेद मतलब एक्सिस तक की जो दूरी है वो d है, मास इसका m है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I हुआ तो इसका टाइम पीरियड इज ऑलवेज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर I बाय mgd।
वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला एक्सप्रेशन है एंगुलर एसएचएम के अंदर। 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgd वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट वो घूम रहा है, और डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास हो गया, जी तो जी होता ही है, और डी आ जाएगा यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड दैट पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई क्या? अब जैसे ही इतनी बात समझ में आ गई, अब हम तैयार है कुछ सवाल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चलिए सिंपल पेंडुलम की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम बेचारा सिंपल सा पेंडुलम है, कोई भी चीज लेके टांग दी और उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। अगर कोई भी चीज अगर आपने लेके टांग दी है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये रहा मास, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये यहां पे लटक रहे थे, और अगर मैंने इसको यहां पे थीटा नॉट एंगल दिया, लाके छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा? अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर, अगर इसका मास m है और ये लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सारा का सारा मास यहीं पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो जाएगा। ठीक है, और m तो m है ही सही, g है ही सही, और सारा का सेंटर मास, सारा का सारा मास यहां पर है, उसकी इससे दूरी l हो जाएगी, तो यहां पे l आ गया, एक l से l कट गया, m से m कट गया, और यहां पे आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ये कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, 2 पाई रूट l बाय g में g है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि g हमेशा g ही रहे। अब मान लो लिफ्ट में, लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हो a एक्सेलरेशन से, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, सूडो फोर्स वाले पार्ट में हमने किया था कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगी वो g प्लस a बन जाएगी। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस a बन जाएगी, मतलब अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो। अगर ऊपर से किसी ने लिफ्ट का उद्घाटन ही कर दिया, ऊपर से रस्सी काट दी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी, मतलब जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन है वो g हो जाएगी, और g इफेक्टिव जो होगा वो 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ रही हैं। और उस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो यहां पर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि g इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। कब? अगर वेटलेसनेस की कंडीशन है तो। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए अब एक दो सवाल कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की बात हमने कर ही ली है। मान लो कि अगर यहां पर एक होती रिंग, ठीक है, अगर यहां पर एक रिंग होती, ठीक है, और उस रिंग पे अपन इस एक्सिस से टांग देते, और मास इसका होता लेट अस से m, ठीक है, इसका मास अगर होता m, और इसका जो रेडियस होता वो होता मान लीजिए r, और इस रिंग को इस एक्सिस के बाद थोड़ा सा साइड भी खींच के छोड़ देते, तो टाइम पीरियड क्या आता? मतलब अगर ये इस तरीके से घूम रहा होता, थोड़ा थोड़ा झूल रहा होता, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता? टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट आई। अब रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो इसके अबाउट होगा 2mr², तो 2mr² आई बाय mg, और सेंटर मास से दूरी r, एक m से m कटा, एक r से r कटा, और टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 2r बाय g। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है, यहीं पे अगर ऐसी ही रिंग होती, पर इस रिंग को इस बार हम लोग, यही रिंग होती, पर इस बार जो एक्सिस है वो मान लीजिए एक्सिस ऐसा होता, ठीक है, मतलब ये ऐसे प्लेन के इस डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रही है, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या आता? मतलब रोटेशन इस तरीके का हो रहा है, ठीक है, हल्का हल्का ऐसे ऐसे झूल रही है, तो उस केस में टाइम पीरियड कैसे आता? फिर से निकालते टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज अगेन गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgd। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई क्या होगा? रिंग है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है, मैं मानता हूं इस क्रैश कोर्स के अंदर अभी तक हमने रोटेशन कंसिडर नहीं, रोटेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी क्रैश कोर्स है, थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, 11वीं पास करी अपन ने। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट mr², तो इसके अबाउट mr² बाय 2, और इसके अबाउट mr² बाय 2, तो उसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 3/2 mr², तो 3/2 mr² अपॉन mg, और यहां से इस एक्सिस से सेंटर मास की दूरी जो आ रही है वो d ही आ रही है, इनफैक्ट r आ रही है, सॉरी। तो अगर वो r आ रही है तो r कर देते, एक r से r कट गया, m से m कट गया, और यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट 3r बाय 2g। ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड। समझ में आ गई ये वाली बात सबके? क्लियर इनफ? आसान है?
ठीक है, बस कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2/√I/mgd, बस ये फॉर्मूला याद रखिए और खुश रहिए। ठीक है, चलो एक सवाल का जवाब दो इसी बात पे। ये बताओ कि अगर मान लीजिए एक एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर था, जो कि पानी से भरा हुआ था। किससे भरा था? वो भरा हुआ था पानी से। अब अगर वो पानी से भरा हुआ स्फीयर था और मान लो कि इसके अंदर नीचे एक छेद था, जिस छेद में से ये ड्रिप कर रहा था, अगर मान लो यहां पर एक छेद हो गया और जिसमें से इस पानी ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, फैल रहा है वो पानी इसमें से, तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये लेंथ एल है और उसका कुछ मास तो रहा ही होगा, तो बताओ इसका टाइम पीरियड के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये बढ़ेगा, सेकंड पार्ट ये लगातार कम होगा, थर्ड पार्ट ये बढ़ के कम होगा, और या फोर्थ पार्ट ये कम होके बढ़ेगा। इन चार ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहेंगे अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है? तो टाइम पीरियड के बारे में क्या ख्याल है? टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, बढ़ के कम होगा या कम होके बढ़ेगा? तो देखो समझो इस बात को, होपफुली आपने अभी तक इसका आंसर को सोच लिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले तो बीचों बीच था, पूरा पानी भरा हुआ था, बीचों बीच था। जैसे जैसे ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, खाली होना शुरू हुआ, तो सेंटर मास थोड़ा नीचे आया, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये इतना ही भरा रह जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद और कम भरा रह जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद और कम भरा रह जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नीचे आता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, उसके बाद वो पानी का मास भी तो कम होता जा रहा है, तो जो गिर गया पानी का मास कम हो गया, लेकिन जो स्फीयर का मास है वो तो कांस्टेंट है। इस वजह से क्या होगा, अब ये जब ये दोबारा चढ़ना शुरू होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, एक टाइम आएगा जब मास थोड़ा सा रह जाएगा, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास पहले यहां से नीचे तक गया, और समझो इस बात को, जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो सिर्फ ये हॉलो स्फीयर बचेगा, उसका सेंटर मास से दोबारा यही आना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ मास एक्चुअली नीचे जाके वापस ऊपर आया है। सेंटर ऑफ मास अगर नीचे जाके ऊपर आया, मतलब जो लेंथ है, ऊपर से जो लेंथ है वो बढ़ के फिर दोबारा कम हुई है। और अगर लेंथ बढ़ के कम हुई है और टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, तो अगर लेंथ बढ़ के कम हुई है तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ के कम हुआ है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 3। इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ के कम होगा। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते टाइम एक सवाल और देखते हैं। देखो क्वेश्चन अब ये है, अब यहाँ पे वैसे इतनी ही बातें होती हैं, बाकी तो खैर मैं एग्जांपल्स हैं, वैसे भी मुझे क्वेश्चंस करानी है, कुछ क्वेश्चंस और कर लो। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे एक है ना सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, इसका मास m है, ये लेंथ l है, और ऊपर से यहां मतलब लेटस से छोटा l की दूरी पे एक कील गड़ी थी। अब ये यहां तक आया, फिर आगे गया, फिर वापस आया, और ये इस तरीके से झूलने वाला है। क्वेश्चन ये है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर इसको यहां से छोड़ा तो दोबारा यहां तक तो आएगा, इसे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये दोबारा वहां से जाके यहां तक आएगा तो अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि कुछ टाइम तक तो यहां पर जो SHM होगा वो इस हिसाब से होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि रस्सी यहां पे टाइट हो जाएगी और उसके बाद ये यहां तक जाएगी, ठीक है। यानी कि आधा SHM तो कैपिटल L लेंथ के हिसाब से है, पर आधा SHM जो होगा वो बेसिकली ये जो लेंथ है ये L माइनस छोटा l रह जाएगी, उस लेंथ के हिसाब से होगा। अब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि आधा SHM L लेंथ के हिसाब से, कैपिटल L लेंथ के हिसाब से, और आधा SHM इस वाले लेंथ के हिसाब से है, तो इसका टाइम पीरियड आएगा π√L/g, टोटल होता है 2π√L/g। तो आधा SHM मतलब यहां से वहां तक जाके वापस आया तो उसका टाइम इतना हो गया, फिर यहां से यहां जाके वापस आया तो इसका टाइम हो जाएगा π√L-L/g, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई है? आ गई है कि नहीं आ गई है? क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद एक बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं एक तरीके के। क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो यहां पे एक रॉड थी, बिल्कुल पतली दुबली सी रॉड थी, और यहां हिंज थी, ग्रेविटी को भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है, ये वैसे सवाल आने वाला है। मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, या चलो 2l कर लेते हैं, डेटा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मास इसका m है, लेंथ इसकी 2l है।
अब यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, और एक स्प्रिंग इसके सेंटर से यहां लगी हुई है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के 2k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेट अस से, ठीक है। और इस वक्त सब ये भी नेचुरल लेंथ पे ही है, ये भी नेचुरल लेंथ पे है, और सब कुछ इक्विलिब्रियम में बढ़िया चल रहा है सब। अब क्या हुआ, जालिम जमाना, लोगों को चैन तो है नहीं, आराम से बैठे तो अरे छोड़ दो, नहीं, कोई एक दुष्ट बच्चा आया, इसको थोड़ा साइड में खींचा, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, वो स्प्रिंग खिंच गई, ये धक्का मार रही है, वो खींच रही है, और इस बच्चे ने फिर यहां से इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे, ये यहां जो थी इसको यहां खींचा था, तो ये इंग 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 नाचना शुरू हो जाएगा इसका। सवाल ये कि टाइम पीरियड बता दो, कैसे निकालेंगे हम लोग टाइम पीरियड, क्या आप बता सकते हैं? तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका ये रहेगा, तरीका वही है जो पहले था। स्टेप्स क्या थी टाइम पीरियड निकालने की? टाइम पीरियड निकालने की स्टेप्स थी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मीन पोजीशन ढूंढ लो, मिल गई। फिर मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, वहां पे हमने एक्स डिस्प्लेस किया था, यहां पे हम लोग थीटा डिस्प्लेस करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, तो भाई मान लो कि मैंने इसको उधर की तरफ डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक है, और ये मैंने थीटा डिस्प्लेस कर दिया इसको। वहां पे हम लोग a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकालते थे, याद आ रहा है? यहां पे हम लोग अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा निकालेंगे। वहां पर भी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता था, यहां पर भी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा ही होगा। और बस पहले कोई थीटा, तो ये अल्फा तो बताए, कोई बता देते। अगर मैंने इसको थीटा खींचा, तो ये जो दूरी है वो दूरी कितनी बन जाएगी? ये जो दूरी है, ये दूरी बन जाएगी 12 थीटा। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया? 2kl थीटा। तो स्प्रिंग ने फोर्स कितनी लगाई, सॉरी स्प्रिंग में एक्सटेंशन कुछ आया, 12 थीटा का एक्सटेंशन आ गया, तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाई 2kl थीटा, जिसकी वजह से टॉर्क कितनी जनरेट हुई? 2kl थीटा। तो फोर्स लगी मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म जो कि है 12। सिमिलरली अगर यहां से अब ये पिचक गया था, ये कितना पिचका, ये थीटा घूमा तो ये एल थीटा, ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट एल थीटा आ गया, स्प्रिंग दब गई एल थीटा, तो इसने धक्का मारा 2kl थीटा। 2kl थीटा का धक्का मारा, एल लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क भी आ जाएगी। 2kl थीटा का धक्का मारा मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये आ गई टॉर्क। अच्छा, दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ही हैं, इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही और इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही है, दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एंड दिस टॉर्क, अगर मैं यहां पे टॉर्क पूछूं तो टॉर्क इक्वल टू माइनस साइन मैं अपने घर से लगा रहा हूं। क्यों लगाया? मेरे घर पे एक्स्ट्रा पड़े क्या माइनस साइन? क्यों लगाया मैंने माइनस साइन एक्स्ट्रा? वो इसलिए लगाया क्योंकि थीटा उधर है, टॉर्क इधर की तरफ आई है। तो यहां पे अगर देखें तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? टॉर्क की वैल्यू आ गई माइनस, ये आ गया 2 टू 4, और वहां पे बस 2 ही है, तो यानी कि ये हो गया 6kl स्क्वायर थीटा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो वो हो जाएगा -6kl स्क्वायर थीटा अपॉन इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। पर यहां पे लेंथ देखना है, l नहीं है 2l है, इसकी लेंथ 2l है, तो यहां पे आ जाएगा m इंटू 2l का होल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे बहुत ही शानदार तरीके से अब क्या आ गई फाइनली 6 माइनस, तो ठीक है अलग हो गया 6 3 नीचे 4, एक मिनट, ये l से तो l स्क्वायर कट गया, ठीक है, k बाय m अलग हो गया, ठीक है, 18 बाय 4 लिखा हुआ है, तो बेसिकली 9 बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 9 बाय 2m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस 9k बाय 2m इंटू थीटा। देखना जरा सही लिखा है क्या? तो अगर 4 आता तो 3 बाय 2 हो जाता 9 बाय, हाँ ठीक है। और अल्फा इक्वल टू माइनस मसाला थीटा, सो मसाला मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट 2m बाय 9k, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट 2m बाय 9k आ जाएगी। ये वाली बात सबके समझ में आ गई क्या? इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर इनफ? चलिए, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें एंगुलर एसएचएम के बारे में। अब आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तैयार अपन क्वेश्चंस करने के लिए? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये
A simple pendulum has a time period t1. If the point of suspension of simple pendulum starts moving with an acceleration of 2 meter per second square, then its time period changes to t2. Then t1 square upon t2 square is. भाई अगर ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? वो होता है टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी होता है। जी की जगह जी इफेक्टिव लिख लो। पहले जो T1 आएगा वो तो 2 पाई रूट एल बाय जी ही आ जाएगा। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं T1 अपॉन T2 इज G2 अपॉन G1, रूट ओवर G2 बाय G1। ठीक है, तो अगर मैं वो लिख सकता हूं तो चलो वही लिख देता हूं। टाइम पीरियड जो आएगा यहां पर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ओवर G2 इफेक्टिव अपॉन G1 इफेक्टिव। पहले तो आराम से लटक रहे थे तो ये G ही था या 10 था। अब वो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया 2 से, तो इफेक्टिव ग्रेविटी 12 हो जाएगी, 10 + 2। ठीक है, तो यानी ये आ गया 12 आ गया। तो अब क्या करोगे? इसका टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी, अच्छा स्क्वायर्स की पूछी हुई है, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 6/5, यानी कि आंसर आ जाएगा 6/5। तो बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर लिखते जाना बच्चों। ठीक है, मैं मानता हूं मैं लाइव नहीं हूं बिकॉज ऑफ माई अनअवेलेबिलिटी, मैं कहीं अभी ट्रैवल कर रहा हूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर तुम्हारी क्लास नहीं रुकनी चाहिए इसलिए मैं इसको प्रीमियर कर रहा हूं इसको, इस वाले सेशन को। तो आप इसको ऐसे ही बिहेव करें जैसे ये एक लाइव क्लास है। ठीक है, तो आपने जैसे आप रोज पेन पेपर लेके बैठते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, हाँ, तो वैसे ही आज भी पेन पेपर लेके बैठो और सॉल्व करो। ठीक है, एनीवेज तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pendulums begin to swing simultaneously. The first pendulum makes 9 full oscillations when the other one makes 7 in the same time. तो रेशियो ऑफ लेंथ क्या है? क्या बड़ा बढ़िया सवाल है। क्या हुआ इसके अंदर भाई? 9 फुल ऑसिलेशन। पहले वाले का मान लो टाइम पीरियड T1 है, ठीक है, उसने 9 ऑसिलेशन करी। उतनी ही देर में दूसरे वाले का टाइम अगर T2 है तो उसने 7 ऑसिलेशन करी। यहां से मुझे पता चला कि T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू आई है, T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू आई है वो 7/9 आ गई। ठीक है, और वही चीज रूट L1 अपॉन L2 भी होती है। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट L/G होता है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो रूट L1 के प्रोपोर्शनल होता है, रूट L के प्रोपोर्शनल होता है। और इसका मतलब अगर मुझे L1 अपॉन L2 पूछा गया है तो वो बेसिकली 49/81 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? कैलकाटा। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? सबके बिल्कुल बढ़िया है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ठीक है, सवाल यहां पर ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको कराया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो करो, चलो फटाफट से करो, चलो। बस यहाँ पे लेंथ L दे रखी है, 3L/4 पे दूसरी जो एक वो कील गड़ी हुई है और टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। कर सकते हो क्या? चलो जल्दी से कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। करो। The pendulum is released from rest. Throughout the motion, the moving string makes small angle between the vertical. Time after which the pendulum returns back to the initial position is basically वो यहाँ से यहाँ तक का तो L लेंथ का SHM है और फिर यहाँ से आगे का L/4 लेंथ का SHM है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा पाई रूट L/G और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा पाई रूट L/4G। ऐड करना है तो ऐड करोगे तो यहाँ पे 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 3π/2 रूट L/G। ये हो गया जो टाइम लगा। और पहले जो इसका टाइम पीरियड था वो 2 पाई रूट L/G था। तो ये कैपिटल T पता है, ये छोटा T पता है, तो बस पाई रूट L/G को रिप्लेस कर दो। पाई रूट L/G की वैल्यू कैपिटल T/2 हो जाएगी। ठीक है, तो पाई रूट L/G की जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल T/2 आ रही है।
तो इसका मतलब टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी, टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3t/4 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सही आंसर टाइम की वैल्यू 3t/4, यानी कि सही आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आई सबके बाद ये वाली? क्लियर इनफ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल पेंडुलम विद लेंथ L एंड मास M इज वाइब्रेटिंग विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ A, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अरे आसान सवाल, कैसे निकालोगे? FBD बनाओ, खुद जान जाओ भाई। ऐसा है, ये रहा सिंपल पेंडुलम, मास इसका M है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इसका मास M था, एम्पलीट्यूड A दे रखा है। तो यहां से यहां तक आते टाइम जो वो आएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? दो तरीके से निकाल सकते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, वॉल्केनो थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ओमेगा जो आएगी वो ओमेगा इंटू कैपिटल ए आएगी। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g, और ये 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा भी होता है। यहां से पता चला ओमेगा की वैल्यू √g/L आ रही है। उस ओमेगा को यहां पे ट्रीट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √g/L मल्टीप्लाइड बाय छोटा ए। ये तो आ गई मैक्सिमम ओमेगा। अब टेंशन मैक्सिमम होगी जब ये लोएस्ट पोजीशन पे है। लोएस्ट पोजीशन पे एफबीडी बनाएंगे, खुद जान जाएंगे कौन कौन सी फोर्सेस पाएंगे। एक तो mg लगाएंगे और फिर दूसरी जो फोर्स हम लगाएंगे वो यहां पे ऊपर की तरफ टेंशन पाएंगे। ठीक है, तो mg, अच्छा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन होती है उधर ही पॉजिटिव मानते हैं। एक्सेलरेशन होगी कितनी वैसे? एक्सेलरेशन वुड बी गिवन बाय ω² L। ठीक है, इस जगह पे जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू L, ω² R जैसे होता है। तो यहां पे इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? तो जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m ω²L, जहां पे ओमेगा हो जाएगा g/L, √g/L। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m ω² की वैल्यू क्या लिखोगे? g/L इंटू L, L से L कट गया और टेंशन की वैल्यू आ गई 2mg। ठीक है क्या? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहां पे। ए कहां गया? अच्छा, ओमेगा की वैल्यू जो थी वो मैक्सिमम ω² A थी, सॉरी। तो ω² A थी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू जो आई थी वो हो गई √g/L इंटू A। तो यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि ω² की वैल्यू यहां पे A² और आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे ma² और आएगा, और इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ हो गई यहां पर, ये आंसर गलत है। यहां पे क्या आएगा नीचे? इधर हो जाएगा, ये तो हो गया g, ये mg इंटू 1 + a², राइट? एक मिनट, ए क्या चीज है? एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ लिया है। सिंपल पेंडुलम विद लेंथ L एंड मास M इज वाइब्रेटिंग विद एन एम्पलीट्यूड A, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ओके, A is not the angle, sorry, A is not the angle। A जो है वो ये वाली साइड दे रखी है शायद उन्होंने, मतलब L थीटा को A बोला हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है। हालांकि एंगुलर एसएचएम में जब एम्पलीट्यूड की बात होती है तो वो एंगुलर एम्पलीट्यूड ही होता है। ठीक है, वो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, पर यहां पर उन्होंने इसको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता रखा है। यहां पर इन्होंने उसको, या अगर चलो इसको इस वाली चीज को अगर मैं थीटा बोल देता हूं, जिसको उन्होंने ए बोला हुआ है वो एक्चुअली थीटा इंटू एल को इन्होंने ए बोला हुआ है। ठीक है, मैंने जो ए लेके सॉल्व किया है वो ए को मैंने एंगल मान के सॉल्व किया हुआ है, मैक्सिमम एंगल। तो यहां पे मैंने थीटा मान के सॉल्व किया हुआ है इसको, तो उस हिसाब से यहां पर भी θ² आएगा। ठीक है, और जैसे ही θ² आया, थीटा की वैल्यू L/A है, सॉरी थीटा की वैल्यू A/L है, तो ये बन गया A²/L²। तो mg इंटू 1 + a²/L² विल बी द आंसर। तो mg इंटू 1 + a/L का होल स्क्वायर, यानी कि बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, सही बात। क्लियर है? एक्चुअली इन्होंने जो ए बोला हुआ था वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट था,
ठीक है, वैसे तो ये कायदे से देखा जाए तो थोड़ी सी आर्क है, लेकिन अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल बहुत छोटा है, और एंगल छोटा है तो ये दूरी और ये दूरी करीब करीब बराबर है, दोनों का ये बोला हुआ है। तो थीटा मैक्सिमम इंटू एल की वैल्यू ए होगी, और थीटा के हिसाब से फिर मैंने सॉल्व किया हुआ था, थीटा की वैल्यू मैंने लास्ट में A/L डाल दी। समझ में आ गई वाली बात? चलिए इसी बात पर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। टू रिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड थिकनेस, one of radius r and other of radius r/2 are welded together, radius r and r/2 same material and thickness। ठीक है, मतलब इनकी जो लेंथ होगी वो इनके सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब welded together at the point A, now it is hanged तो मतलब फांसी नहीं होता, now it is hung on a nail at a wall, the nail touching both the rings at A, now it is slightly displaced in the plane of the rings। ऐसे इसको मूव किया हल्का हल्का, तो टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर चीज है वो है यहाँ पे इसका मास निकालना और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अपन ये मान लेते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, टंटे खत्म हो गए बहुत सारे। अब क्या होगा भाई, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π√I/mgd। पहला टारगेट है आई निकालना, दूसरा टारगेट है डी निकालना, मास भी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, बढ़िया सवाल है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो बड़ा हैवी हैवी क्वेश्चन है ये तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो देखो सीधी सी बात है, बड़ी वाली रिंग का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr, ये तो मास हो गया, और उसके सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ये सेंटर के अबाउट, और वहां पे गए तो 2mr², क्योंकि mr² प्लस mr², 2mr²। और छोटी वाली रिंग का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr/2 यानी कि πr, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मास हो गया, m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और प्लस अगेन mr² mr/2 का होल स्क्वायर और जोड़ दिया, तो यही m इंटू r/2 का होल स्क्वायर और जोड़ दिया, डबल हो गया। ठीक है, बेसिकली 2mr² होता है किसी भी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² होता है, 2mr², ऐसे 2mr²। ठीक है, ये तो आया आई। फिर टोटल मास चाहिए, तो टोटल मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल मास की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू 2πr प्लस लैम्डा इंटू πr, ये टोटल मास हो गया। फिर चाहिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो बड़ी वाली रिंग का सेंटर मास यहां होगा, छोटी वाली रिंग का सेंटर मास यहां होगा, और इन दोनों का सेंटर मास बीच में कहीं होगा। तो अगर मैं ऊपर से ही डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं सेंटर ऑफ मास की, तो वही होता है m1r1 प्लस m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, याद आ रही है वाली बात? तो m1 हो गया ये लैम्डा इंटू 2πr, y1 हो गया r। एक मिनट, तो d की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, ऊपर लिखता हूं, यहां ऊपर d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी m1 हो गया लैम्डा इंटू 2πr, डिस्टेंस हो गया r, प्लस नीचे की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है, इसको ओरिजिन मान के यहां से सेंटर मास की दूरी निकाल रहे हैं, प्लस लैम्डा इंटू πr, उसका सेंटर मास यहां पर है तो डिस्टेंस हो गया r/2, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो लैम्डा इंटू 2πr प्लस लैम्डा इंटू πr। ठीक है, ये आ जाएगा डी। काफी बढ़िया सवाल, आई मिल गया, एम मिल गया, डी मिल गया, सबको 22 उठा के यहां पे डाल दो, जी बताइए, 2π बताइए, सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा। अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही करी, तो जो आपका आंसर है, काफी मेहनत मशक्कत के बाद आंसर कैलकाटा आ जाता है। समझ में आ गई वाली बात, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई मेंस के हिसाब से और इवन एडवांस भी पूछा जा सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा सवाल है। क्या बात है यार, आज बढ़िया बढ़िया सवाल ही आ रहे। चलो, और क्या आसान वाले दिखाई दिए पहले ही। तो टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी आर फिक्स्ड एट द सेम पॉइंट, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा खींच दिया, एक बीटा खींच दिया, आइडेंटिकल थे ये।
और अल्फा बीटा दोनों छोटे हैं, बीटा थोड़ा बड़ा है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कोलिजन्स आर इलास्टिक। वाह, बी अपनी इनिशियल पोजीशन पे कब जाएगा, दोनों मासेस, खास बात ये है आइडेंटिकल सिंपल, ये सिंपल पेंडुलम्स है, यानी कि लेंथ भी बराबर है, मतलब ये जब यहां पहुंचेगा तो ये भी यहीं पहुंचेगा, दोनों टकराएंगे, भड़ाम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे दे रखी है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन इज इलास्टिक, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज एल। अगर दो मासेस का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो तो इससे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या कि अगर दो मासेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन पे आके कोलाइड कर रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं, तो उस केस में ये होता है कि वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ये बात समझ में आती है क्या? तो वेलोसिटीज यहां पर भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी और उस वजह से होगा क्या, होगा ये कि इस बार ये दोनों टकराए, तो फिर ये तो इस हिसाब से आया था कि जैसे ये बीटा एंगल से आ रहा है, तो वो वाली वेलोसिटी ये ले जाएगा, तो ए जो होगा वो एक कोलिजन के बाद ए बीटा एंगल ऊपर जाएगा और बी अल्फा एंगल ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी लेके जाएगा, बी जो पॉइंट है वो ए की वेलोसिटी लेके जाएगा, तो वो अल्फा तक ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद चैन थोड़ी आएगा, फिर वापस आएगा ये, और फिर वो भी वापस आएगा, फिर टकराएंगे, फिर दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। तो फिर ये वाला जो है, फिर जो अब ए अपनी वेलोसिटी बी को दे देगा और वो दोबारा इस बार वो बीटा तक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे दो बार कोलिजन्स होंगे। और रही बात टाइम पीरियड की, हो सकता है आपको एक बात दिल में ये ख्याल आ रहा है, सर आपको कैसे पता ये वर्टिकल लाइन पर ही कोलाइड करने वाले? अरे लेंथ सेम है और ग्रेविटी सेम है, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है ना टाइम पीरियड। तो इतने ही टाइम के, इसके आधे टाइम में यहाँ, सॉरी इसके 1/4 टाइम में यहां से यहां तक आएगा, इसी के 1/4 टाइम में यहां से यहां तक आएगा, दोनों बराबर टाइम में ये वर्टिकल लाइन में पहुंच के टकराते। अगर मान लो इसका जो 1/4 टाइम है वो छोटा टी है, तो ये टी टाइम में यहां से यहां तक गया, फिर टी टाइम में अल्फा तक गया, ये टी टाइम में यहां से यहां तक आया, फिर टी टाइम में बीटा तक गया, फिर टी टाइम में यहां से यहां तक आया, फिर टी टाइम में फिर से बीटा तक आएगा। समझ में आ रही है वाली बात? एक्चुअली अगर मैं सिर्फ बी को ट्रेस करूं, बहुत खूबसूरत सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं सिर्फ बी को ट्रेस करूं तो बी के साथ क्या होगा, ये है बी, ये बीटा एंगल है, और लेट अस से ये वाला जो है ये अल्फा एंगल है, तो और यहां पे ये हो गया मान लो अल्फा एंगल। तो कायदे से होगा ये, जब बी यहां से यहां तक आएगा टी टाइम में, फिर वो यहां से यहां तक जाएगा फिर से टी टाइम में, टोटल टाइम पीरियड का 1/4 में, फिर वो यहां से यहां तक आएगा फिर से बी टाइम में, फिर से उसी कैपिटल T/4 टाइम में, और फिर वो यहां से यहां तक जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अभी मैं सिर्फ राइट हाफ दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक आया, ये उतनी ही देर में ये वाले भाई साहब यहां से यहां तक आए, इनका कलर दूसरा दिखा देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, उतनी ही देर में अगर मैं ए की बात करूं तो ए के साथ क्या हुआ, वो यहां से यहां तक आया और बेसिकली वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, तो ये जैसे ए यहां से यहां तक चला गया, ये मान लो आप, ठीक है, वो यहां से यहां तक आ रहा था, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो यहां से यहां तक आया और फिर वो बीटा तक गया, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, फिर ये यहां से यहां तक आया, ठीक है, वापस आया, फिर उसके बाद फिर बी जो होगा वो दोबारा ऊपर तक जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड जो लगने वाला है वो तो 4 टाइम्स छोटा टी लगने वाला है, या बेसिकली कैपिटल टी ही लगने वाला है, यानी कि आंसर तो 2π√L/g ही आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सिर्फ बी की बात की जाए तो वो ए और बी आपस में एक्सचेंज ही तो हो रहे हैं, वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मासेस तो सेम ही थे, मासेस सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, जस्ट वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बी आया यहां तक गया, फिर उसने अपनी आत्मा ए को दे दी, वो फिर बी तक उसी हाइट तक गया, फिर वापस आया और फिर उसी हाइट तक गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको टाइम तो वही कैपिटल टी ही लगेगा, तो यानी कि आंसर जो है बॉम्बे ही आ जाएगा। ठीक है, और वैसे क्या इसी बात को उन्होंने सिंपली एक लाइन में लिख दिया कि सिंपल पेंडुलम बी रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर 1 टाइम पीरियड। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अगला सवाल, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट 1 एंड, ये तो सिंपल पेंडुलम, ये तो कोनिकल पेंडुलम बन गया।
ठीक है, कैरीज अ मास एम, मास कैपिटल एम एट द अदर एंड, स्ट्रिंग मेक्स 2/π revolutions per second around a vertical axis through the fixed end as shown in the figure. तो यहाँ पे टेंशन कितनी है? वैसे इसका एंगुलर एक्सिस से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है। ठीक है, ये उसका सवाल है, क्या नाम था उसका, जो अपन ने नाम रखा था उसका, ये सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या करना है, एफबीडी बनाइए, खुद जान जाइए। यहाँ पे अगर आप एफबीडी बनाओगे तो मैंने आपको कहा था कि एफबीडी बनाओगे, फोर्सेस दिखाओ, कौन कौन सी फोर्सेस दिखेंगी। यहाँ पे एक फोर्स दिखेगी नीचे की तरफ एमजी, और एक लगेगी टेंशन, ये हो गई इधर की तरफ टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालेंगे। अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो फोर्सेस के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने, एक इसके प्लेन ऑफ मोशन में और एक उसके परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर है इसे, ये भी आ जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और टी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो mg के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं कर रहा, ऊपर नीचे इसकी एक्सेलरेशन है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगी। जैसे ही इसकी नेट फोर्स 0 आई, टी कॉस थीटा की वैल्यू जैसे mg के बराबर आ गई, अब हम क्या कह सकते हैं, कोई मुझे थीटा बता दे, भगवान उसका भला करे। तो मुझे ये दे रखा है द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, ये इसकी जो ओमेगा दे रखी है 2/π रिवोल्यूशंस पर सेकंड दे रखी है, 2/π इंटू 2π रेडियंस पर सेकंड कह सकता हूं मैं ओमेगा को। पाई से पाई कटा, ये 4 रेडियन पर सेकंड आ गया। अब समझो इस बात को, टी साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो यहां पे क्या कहा जा सकता है, और ये कह सकते हैं टी साइन थीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर हो गया 16, और आर क्या हो गया, आर है ये है आर, जो कि एक्चुअली हो जाएगा एल साइन थीटा। बहुत ही खुशी की बात है, साइन थीटा कट गए, तो टेंशन कितनी आ गई, एक मिनट, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई 16 ml, यानी कि सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसको लिखने की तो वैसे जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहां पे आंसर आ जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली 16 ml। क्लियर है? यहाँ पे भी इन्होंने सही में यही कर रखा है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, मतलब एफबीडी तो आपको फिर ही बनाना पड़ता, पर हाँ ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होगी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग के चलो, क्या पता किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16 ml। क्वेश्चन नंबर 8, AIEEE 2003 में पूछा गया सवाल है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू 4 sin pi t प्लस cos pi t, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज। बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा क्या नाम है उसका, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड सवाल है। एक 2 अंदर घुसेड़ दो, या एक काम करो, क्या करोगे इसके अंदर, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या होता है, हमेशा जो टारगेट होता है ऐसे किसी क्वेश्चन का, तो उसमें हमेशा हमको उसको सिंगल कॉस से सिंगल साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर x की वैल्यू दे रखी है 4 sin pi t प्लस cos pi t, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये 2 से डिवाइड क्यों किया, इस हाफ को लिख दिया cos 60, उसको लिख दिया sin 60, तो ये आ जाएगा 8 sin pi t cos 60 प्लस cos pi t sin 60। ठीक है, सही लिखा ना, हाफ और हाफ लिख दिया, नहीं, गड़बड़ है, सॉरी, इससे नहीं लिखेंगे, इससे तो बैठा नहीं कुछ। उसका तरीका ये होता है कि जो भी यहाँ जो नंबर लिखा है, मान लो ए जनरल जो होता है वो, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखा हुआ है, तो वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। मैंने गलती कर दी है छोटी सी, अभी बता रहा हूँ क्या गलती करी है। ठीक है, इससे डिवाइड भी कर दो और बाहर अलग से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। पर अब क्या है, ये और ये किसी एक नंबर का, अगर इसको मैं किसी नंबर का साइन बोल रहा हूं तो ये उसी नंबर का कॉस हो जाएगा, इसको कॉस बोल रहा हूं तो वो साइन हो जाएगा। यहां पे आगे जो नंबर्स लिखे थे वो 1 और 1 थे,
तो अगर यहाँ पे नंबर्स 1 और 1 लिखे हुए थे तो ये आ जाएगा अपना 4 साइन पाई टी प्लस कॉस पाई टी। तो 1 और 1 लिखिए तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको हम। तो ये क्या हो जाएगा 4√2 तो बाहर आ गया, इसको 45 लिख दो तो cos 45 साइन पाई टी प्लस साइन 45 cos पाई टी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई टी प्लस π/4 45। मुद्दे की बात है आगे क्या लिखा है 4√2, तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड बन जाएगा वो 4√2 बन जाएगा। समझ आ गई वाली बात। एक्चुअली ये इस चीज को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल भी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम भी कह सकते हैं कि ये 4 cos पाई टी एक एसएचएम था, 4 साइन पाई टी एक और एसएचएम था, वो दोनों एसएचएम एक ही बॉडी के साथ एक साथ अगर हो जाएं तो क्या होगा। ये चीज एक्चुअली आपको वेव्स में काम आएगी जो अगला चैप्टर है। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग एक्चुअली मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग मैं कर रहा था कोशिश लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, टू मच ऑफ मिसको ये क्या कहना चाहिए उसको, हौच पौच हो गया है सारा। ठीक है, तो आज एक क्लास है और उसके बाद 2 दिन छुट्टी तुम्हारी ऐश करो। संडे को तो वैसे ही होनी थी, एक सैटरडे को भी तुम्हारी ऑफ रहेगी। मंडे को हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैसे भी क्या है मैं कल वेव्स अगर स्टार्ट कर भी देता, क्योंकि वेव्स में क्या है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों मैं कल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वेव्स में मैं लाइव लेना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो और वो एनिमेशंस के थ्रू देखने में जो मजा आएगा तुमको वो एक अलग लेवल पे होगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या है मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है वो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तुम्हें वेव्स की फील दिलानी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे वेव्स में इस बात से परेशान रहते हैं कि सर हम इक्वेशन तो फिर भी हम लिख लेंगे, फार्मूले भी लगा लेते हैं, पर समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला क्यों चेपा जा रहा है। तो इस बात को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर मैं उसमें लाइव लेना चाह रहा था, इसलिए मैं कल नहीं ले रहा हूँ, उसको मैं मंडे को ही लूंगा। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल कर दिया, काफी मतलब कई जगह पूछा गया सवाल है यार, ये पीईटी में, पीएमटी में, एएफएमसी, एमएनआर, सीपीएमटी 1974 से। भाई साहब ये तो मेरे से भी बड़ा सवाल है यार, ये तो तुम तो छोड़ो। ठीक है, तो भाई अगर टाइम इसकी जो टाइम पीरियड है अगर वो डबल कर दिया तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। टाइम पीरियड अगर आपने डबल कर दिया इसका मतलब लेंथ 4 गुना हो गई। जी को तो चेंज कर नहीं सकते, इसका मतलब आंसर क्या है 3 आ जाएगा। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ डबल करने से काम नहीं चलेगा और बस आंसर 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, 10th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 1%। ये सवाल बहुत परेशान करते हैं हमारे बच्चों को। अब 1% बढ़ा दिया, 2% कम हो गया, सब क्या है ये। तो ये अब पीटी का सवाल है पहले, तो मतलब पहले जो इंजीनियरिंग टेस्ट होते थे पहले। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 1%। तो लेंथ अगर 1% बढ़ गई, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। नया टाइम पीरियड हो गया 2π√1% बढ़ने का मतलब 1.01 टाइम्स L/g। 1% बढ़ने का मतलब हो गया 1 प्लस कितने परसेंट, x अगर परसेंट बढ़ रहा है, कोई चीज अगर x% बढ़ती है तो मतलब इतनी बन जाती है। L को अगर मैं x% बढ़ाऊंगा तो वो इतना बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रख लो बस। x% कम करता तो बस यहाँ पे -n आ जाता। ठीक है, तो टाइम पीरियड के बारे में क्या ख्याल है। तो भाई जो टाइम पीरियड है वो 2π√L/g तो अलग हो गया, बचा 1.01 की पावर हाफ। यहां पे मैं लगाऊंगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो वो क्या बन जाएगा t इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर अगर हाफ आती है तो आपको पता है कि अगर ये x 1 के सामने बहुत छोटा है तो इस ऊपर वाले n को नीचे ले आते हैं। पता है क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx होता है अगर x बहुत छोटा है 1 से। तो इस यहां पर उसी चीज को यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 0.01/2 और आ जाएगा। तो यानी कि t डैश की वैल्यू हो जाएगी t इंटू 1 प्लस 0.01/2, तो यानी हो गया 0.005। और इसका मतलब टाइम पीरियड इंटू 1.005, इसका मतलब वो 0.5% बढ़ गया, तो इंक्रीजेस बाय 0.5%। तो सही आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे। क्लियर है। चलिए 11वां सवाल,
distance between the point of suspension and the center of gravity of a compound pendulum is L and the radius of gyration about the horizontal axis through the center of gravity is K, then its time period will be. Again वही फिजिकल पेंडुलम ही है. कंपाउंड पेंडुलम में बेसिकली ये होता है कि फिजिकल पेंडुलम में तो कुछ भी टांग सकते हो. कंपाउंड पेंडुलम में बेसिकली एक स्टील की वो होती है, मतलब एक सॉलिड बार होती है, ठीक है. उसमें कई सारे छेद होते हैं, किसी भी छेद के अबाउट उसको लेकर टांग दो और फिर इसका टाइम पीरियड निकालो. शायद आपने स्कूल में ये स्कूल तो तुम गए नहीं ना इस साल. स्कूल में अगर आपने कभी 11वीं में अगर आप कभी गए हो तो 11th में आपने शायद ये वाला एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया होगा, ठीक है, फिजिक्स में. अब यहाँ पे क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वो तो दे रखा है इज L, तो यानी कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट I बाय mg d. डी को दे रखा है L. एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन rg है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो m इंटू rg का स्क्वायर होता है. एज सिंपल एज दैट. तो rg कितना दे रखा है k, तो यानी कि I की वैल्यू क्या लिख दोगे, m इंटू k का स्क्वायर, ठीक है. तो यहां पे m से m तो कट गया, ठीक है. थ्रू द एक्सिस ऑफ ग्रेविटी, सॉरी एक मिनट, सॉरी अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखा है ये, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mk स्क्वायर, ठीक है. और यहां से यहां तक की दूरी L है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वो हो इसके अबाउट अगर mk स्क्वायर है तो इसके अबाउट आ जाएगा ml स्क्वायर प्लस mk स्क्वायर. तो यहां पे mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. m कट गए और 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई g आंसर आ जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 2. वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों में से सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे हैं जो डायमेंशनली करेक्ट है. 3 और 4 तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है. नहीं ये भी सही है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि L और K के डायमेंशन कट जाएंगे तो 1/g का आ रहा है अंदर लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन का डायमेंशन आना चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन एक्सेलरेशन आ रहा है. यहाँ तो महान काम ही कर दिया, लेंथ प्लस लेंथ स्क्वायर, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है. ये हो सकता है या वो हो सकता है, ये दोनों सही हो सकते थे, लेकिन उनमें से एक्चुअली सही आंसर जो है वो 2 आएगा, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज 2. ये सवाल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है. अ सिंपल पेंडुलम इज, ये एनसीईआरटी और सीपीएमटी में पूछा जा चुका सवाल है. मतलब एनसीईआरटी मतलब बोर्ड के जो पुराने एग्जाम होते थे. अ सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय अ बॉडी विच इज हॉलो कंटेनिंग मर्करी सस्पेंडेड बाय द मीनिंग ऑफ by means of a wire. if a little mercury is drained off, थोड़ा सा मर्करी हटा दिया, ठीक है, थोड़ा सा हटाया, पूरा खाली नहीं किया है, थोड़ा सा हटाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हटाओगे तो सेंटर मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड भी जो होगा, जो कि 2 पाई रूट L बाई जी होता है, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है. सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई. तो ये हुए आज के सवाल और आई होप आपको एंगुलर सिस्टम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा. मंडे को मिलते हैं हम लोग वेव्स के साथ में. ये रही डीपीपी, ठीक है. और वेव्स में मैं आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है. एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, ठीक है. आई नो दैट, ठीक है. मज़ा आएगा, फील आएगी कि अच्छा वेव क्या होती है, ठीक है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर भाई ऐसे लकड़ी ये है तो ये होती है भाई वेव, ठीक है. ये एक वेव है और वेव के तो बहुत सारे वो हैं हमारे पास एनिमेशन हैं, क्योंकि वेव बिना एनिमेशन के ज़्यादा समझना उतना आसान है नहीं. तो उसके बारे में हम लोग बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, मंडे को. बाकी हमारी जो डीपीपी है वो डीपीपी इस तरीके से है, ये सारी डीपीपी हैं और ये उनके सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स एंड सॉल्यूशन सब कुछ आपके साथ है. ये सब मैं कहाँ डाल रहा हूँ अभी, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा और ग्रुप में डालने के बाद साथ ही साथ ये आपका यहाँ लिंक ट्री पे जाओगे आप, पन्ना खुलेगा उसका, ठीक है. और उसमें जो पहला लिंक है वो आपको उसमें वहाँ जो आपको शीट मिलती है, जो चीट शीट्स की का जो पूरी की पूरी शीट है जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, वहाँ पे आपको आज के लेक्चर के सामने पीडीएफ भी डाउनलोड करने को का लिंक वहाँ से मिल जाएगा. तो वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. एंड तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग. थैंक यू, बाय बाय.